क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में पढ़ रहे थे और हमने विधायी शक्तियों और प्रशासनिक शक्तियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। जो वित्तीय शक्तियां हैं उनका विस्तार यानी कि उनका वर्णन जो है संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेके 293 तक इनका विस्तार है, ठीक है। ये तो हो गया इनका मतलब विस्तार कहाँ और कौन से अनुच्छेद में किया गया। इसके बाद हम आते हैं कि जो कर जो वित्तीय शक्ति है इनका निर्धारण जो किया गया है उसमें भी कुछ आधार बनाए गए हैं। इसमें पहला आधार है आपका कराधान का आवंटन। यानी कि जो कर निर्धारण है यानी कि कर लागू करने की जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच किस तरीके से विभाजित की गई हैं। इसके अंदर कहा गया है कि जो संघ सूची है उस पर कर लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची पर कर लगाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है और समवर्ती सूची पर कर लगाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ कि सरकार जब संविधान में जो किसी को अगर फायदा दिया गया है यानी कि प्रॉफिट दिया गया है तो उसके साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। यानी कि राज्य सरकार में जो कुछ कर लगाने की शक्तियां जो प्रदान की गई हैं उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ प्रतिबंध भी हमारे संविधान में लगाए गए हैं। उनके बारे में हम अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है राज्य सरकार किन किन विषयों में कर लगा सकती है। दूसरा है इसमें कहा गया है कि जो राज्य सरकार है वो व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार पर कर लगा सकती है, ठीक है। इसमें प्रतिबंध लगाया गया है कि राज्य सरकार इन विषयों पर कर तो लगा सकती है लेकिन ये कर प्रति व्यक्ति पर प्रति वर्ष 2500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या था कि जो ये 2500 है पहले ये 250 रुपए हुआ करता था, ठीक है। और अब ये 2500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दिया है, ठीक है। ये जो 250 रुपए से 2500 हुआ है ये बेसिकली 60वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा किया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा जो 250 रुपए था वह कर वो 250 से बढ़ाकर 2500 प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। इसके बाद दूसरी बात पे आते हैं हम कि जो राज्य सरकार है वो जो वस्तुओं की खरीद बिक्री है उस पर भी कर लागू कर सकती है लेकिन इसमें प्रतिबंध क्या किया गया है, जो राज्य के बाहर जिन वस्तुओं को खरीदी और बिक्री की जाएगी उस पर राज्य सरकार को कर लगाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा या यदि आयात निर्यात किया जाता है किसी वस्तु का उस पर भी राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती। इसके अलावा जो अंतरराज्यीय वितरण होता है यानी कि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जो वस्तुएं हैं उन पर भी राज्य सरकार को कर लगाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है बिजली, यानी कि राज्य सरकार बिजली की बिक्री पर भी कर लगा सकती है लेकिन कुछ प्रतिबंध इसमें भी लगाए गए हैं कि अगर वह बिजली केंद्र सरकार द्वारा उपभोग की जा रही है तो उस पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। इसके अलावा अगर उस बिजली का उपयोग रेलवे से संबंधित किसी कार्य में किया जा रहा है तो भी राज्य सरकार उन पर कर लागू नहीं कर सकती है, ठीक है। ये तो था राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले कर और उनसे संबंधित कुछ प्रतिबंध। इसके बाद हम आते हैं कुछ दूसरा हमारा आता है कर राजस्व का वितरण। ठीक है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो 80वां संविधान संशोधन और 88वां संविधान संशोधन हुआ था उस आधार पर कुछ बातें कही गई हैं। 80वां संविधान संशोधन 2000 और 88वां संविधान संशोधन 2003,
ये बेसिकली सन है कि ये जो संविधान संशोधन किए गए थे ये 2000 और 2003 में किए गए थे। इनमें बेसिकली जो 80वां संविधान संशोधन है इसको बेसिकली इसलिए लाया गया था कि इसके आधार पर जो हमारा वित्त आयोग है 10वां वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी उनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 80वां संविधान संशोधन 2000 लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो कर इकट्ठा किया जाता है उसके उसको उसका जो 29% है वो राज्यों को दे दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत ये बात कही गई थी और इसके अंतर्गत उपहार कर और इसके अंतर्गत निगम कर उपहार कर भी निगम कर को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 88वां संविधान संशोधन 2003 में जिसे लाया गया था। इसके आधार पर अनुच्छेद 268 का को जोड़ा गया था और हमारी सूची में 19 ग को भी जोड़ा गया था। इसमें बेसिकली सेवा कर को लाया गया था। ठीक है, सेवा कर वही है जो केंद्र सरकार द्वारा लाया जाता है और उसका जो वितरण है वो राज्य और केंद्र के बीच किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि जो कर का निर्धारण है वो किस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। पहला कर जो लगाया जाता है वो है केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। ये अनुच्छेद 268 के तहत लाया गया। इसमें क्या कहा गया था, ये जो कर है ये केंद्र द्वारा तो लगाए जाते हैं लेकिन इनको संग्रहित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इनके अंतर्गत बेसिकली विनिमय पत्र, वादा नोटों और ये आपकी स्टाम्प ड्यूटी है इसको सम्मिलित किया गया था। और इसके अंतर्गत जो प्रसाधन के जो साधन है जैसे कि धूम्रपान वगैरह धूम्रपान नहीं प्रसाधन के साधन है बोल सकते हैं, नशीले पदार्थ से रिलेटेड एक वर्ड है उसको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और ये जो कर हैं ये राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं और केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा कर केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं केंद्र व राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। ये बेसिकली अनुच्छेद 268 का के तहत रखा गया था। इसी के अंतर्गत सेवा कर को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, सेवा कर भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन जो कर इसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है वो केंद्र एवं राज्यों दोनों के द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किया जाता है। ठीक है, इसको बेसिकली अनुच्छेद 268 का के तहत रखा गया। इसमें संविधान संशोधन 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद आते हैं आपका तीसरा वाला थर्ड है आपका केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ये अनुच्छेद 269 के तहत रखे गए हैं। ये कर इन करों के अंतर्गत बेसिकली अंतर्राज्यीय जो व्यापार और वाणिज्य किया जाता है उनके अंतर्गत जो वस्तु की खरीद और बिक्री की जाती है उनसे जो कर प्राप्त किया जाता है उनको इस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कर लगाए तो केंद्र सरकार के द्वारा जाते हैं लेकिन उनको सौंप राज्य सरकार को दिया जाता है और ये बेसिकली अनुच्छेद 269 के तहत
आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फोर्थ वाला, केंद्र द्वारा उद्गत एवं केंद्र राज्यों द्वारा संग्रहित व विनियोजित कर। तो हमारा केंद्र द्वारा उद्गत एवं केंद्र एवं राज्यों के बीच द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। इन करों का जो है इसके अंदर क्या है कि केंद्र और राज्य, केंद्र द्वारा तो लगाए जाते हैं ये कर, लेकिन इनका बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच किया जाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 270 के तहत आते हैं और इसमें अनुच्छेद 268 का 269 में जो बातें कही गई हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है 271 वाले में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पांचवा आता है हमारा शुल्कों एवं करों पर संघ के प्रयोजनों हेतु के लिए अधिभार। ये बेसिकली अनुच्छेद ये 271 के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या है कि संघ अगर चाहे तो पर्सनल प्रयोजन के लिए कर लगा सकती है और ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाएंगे और उन्हीं के द्वारा संग्रहित किए जाएंगे। इनमें राज्य सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, राज्य सरकार इससे बिल्कुल अलग है। छठवां आता है आपका राज्यों द्वारा उद्गत एवं संग्रहित किए जाने वाले कर। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, ये कर जो है ये बेसिकली राज्यों द्वारा ही लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा ही संग्रहित किए जाते हैं। इनके अंतर्गत आप बिक्री कर, कृषि व्यवस्था, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत ये सब कर आते हैं और ये राज्यों का के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, केंद्र सरकार का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये तो थे कर। अब हम आते हैं राज्यों के लिए सहायता अनुदान। कुछ अनुदानों की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, उनको भी पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और ऑप्शन दे दिया जाएगा ये कौन से अनुदान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं राज्यों के लिए सहायता अनुदान। ठीक है, इसमें दो अनुदान की व्यवस्था की गई है, एक तो है आपका विधिक अनुदान और दूसरा है आपका विवेकाधीन अनुदान। इसमें क्या कहा गया है, विधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान दो को सम्मिलित किया गया है। जो विधिक अनुदान है उसके अंतर्गत क्या कहा है कि अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संविधान केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्यों की सहायता के लिए वह अनुदान प्रदान कर सकता है और ये अनुदान बेसिकली संचित निधि में भारित होंगे। लेकिन इसमें एक बात और कही गई कि ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य के लिए अनुदान प्रदान किया जाए, लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग निधि को संचित किया जा सकता है। ठीक है,
इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो जन कल्याण के लिए तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों के प्रशासन के लिए अगर वह चाहे तो राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकती है, और ये भी संचित निधि पर ही भारित होंगे। इसके बाद आता है आपका विवेकाधीन अनुदान। ये अनुच्छेद 282 के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि ये केंद्र और राज्य अगर चाहे तो लोक प्रयोजन के लिए, लोक कल्याण के हेतु जो प्रयोजन किए जाते हैं उनके लिए वह अनुदान प्रदान कर सकती है। और अगर राज्य को अगर किसी भी तरीके की जरूरत अगर है तो केंद्र सरकार उसे अपने विवेक और स्वेच्छा के अनुसार उसको अनुदान प्रदान कर सकती है उसकी सहायता के लिए। लेकिन ये जो विवेकाधीन अनुदान है ये केंद्र सरकार को बाध्य नहीं करेंगे, वो उनकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है कि अगर वो हेल्प करना चाहे तो कर सकती है। विवेकाधीन अनुदान नाम ही इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये उसके केंद्र सरकार के टोटली विवेक पर निर्भर करता है। ठीक, अन्य अनुदान ये अल्पावधि के लिए लागू किया जाता था। ये पुरानी व्यवस्था है जो 10 वर्ष के लिए लागू की जाती थी। इसके बाद आते हैं हम केंद्र और राज्यों के बीच ऋणों का जो है व्यवस्था है कि किस तरीके से केंद्र और राज्य ऋण ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, केंद्र एवं राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋण। ठीक है, अब ये देखिए केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। चूंकि केंद्र के लिए केंद्र सरकार को हमारे संविधान में ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसलिए केंद्र सरकार अगर चाहे तो भारत या भारत के बाहर कहीं भी ऋण ले सकती है और संचित निधि की गारंटी पर ऋण ले सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राज्य सरकार। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह अपनी राज्य से बाहर और अपनी भारत के अंतर्गत कहीं भी ऋण ले सकती है, लेकिन भारत के बाहर ऋण लेने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं प्रदान किया गया है। और एक बात और कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्य सरकार को ऋण दे सकती है, ये सब संचित निधि पर ही भारित होंगे, लेकिन राज्य सरकार को ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, ये तो थी कुछ बातें जो कर से रिलेटेड थी। अब एक और आपात उपबंध में, आपात की स्थिति में भी कुछ उपबंध किए गए हैं। देखिए आपातकालीन जब स्थिति लागू होती है तो केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो राज्य सरकार को यह निर्णय दे सकती है कि वह अपने जो सरकारी कर्मचारी है उनके वेतन एवं भत्तों में कटौती कर सकती है। ठीक है, और राष्ट्रपति अगर चाहे तो वह भी न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके वेतन एवं भत्ते में भी कटौती राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। आपातकाल की स्थिति में ही है ये। ठीक है, ये तो थे हमारे वित्तीय संबंध के बारे में कुछ बातें और किस तरीके से वित्त शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया है। ये जो केंद्र राज्य संबंध जो हमारा टॉपिक था वो आज यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें रह गई हैं तो मैं आपको कल वाले वीडियो में कवर करा दूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन